नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गोंडी जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अभी तक एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। बहुत सारे सब्सक्राइबर का और दर्शकों का कमेंट्स ये भी है कि ड्राफ्ट एनेक्सर 2 के बारे में बताइए। तो दोस्तों, ड्राफ्ट एनेक्सर 2 के बारे में भी हम बताएंगे। पहले जो एनेक्सर्स है उसके बारे में हम बातें कर लेते कि एनेक्सर 6 प्रकार के जो एनेक्सर्स है वो एक्चुअली में क्या है और वो कौन बनाता है और उसकी स्क्रूटनी यानी उसकी जांच पड़ताल कौन करता है। तो हमने अभी जो बताया एनेक्सर 1 बिल्डर को बनाना पड़ता है, एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा भर के इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ता है। और ये जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी जो जांच पड़ता स्क्रूटनी है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। और एनेक्सर 2 जो बनता है कंप्लेंट अथॉरिटी बनाती है और इसकी जो स्क्रूटनी है डिप्टी कलेक्टर SRA इनके द्वारा की जाती है। और ये जब वहाँ से स्क्रूटनी हो जाती है तब वो जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और वहाँ से आपका प्रोसेस चालू होता है LOI का, लेटर ऑफ इंटेंट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब तीसरा है एनेक्सर 3। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनेक्सर 3 को गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियल घोषित करके रखा हुआ है, जो कि हकीकत में नहीं होना चाहिए, उसका कारण ये है कि एनेक्सर 3 पब्लिक एट लार्ज है, जनहित में है। क्योंकि जो भी डेवलपर्स आता है वो खुद के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, वो लोगों की पब्लिक प्रोजेक्ट कर रहा है। और लोगों को अधिकार है ये जानने का कि डेवलपर की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, क्या वो डिपार्टमेंट के अंदर में जो चीज़ दे रहा है एनेक्सर 3 में जो बता रहा है, क्या वाकई में वो सच्चाई वहाँ पे है या कुछ और है। इसके विषय में भी हम बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं वीडियो एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 डेवलपर अपने लेटर हेड पे बनाता है, और ये जो एनेक्सर 3 है वो कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर यानी डेवलपर की आर्थिक क्षमता। अब इसमें पहले जो स्लम सोसाइटियां हैं उसका नाम, स्लम सोसाइटियों का एड्रेस, उसके अंदर चीफ प्रमोटर या सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अब प्रपोज्ड होगी तो चीफ प्रमोटर आएगा, और यहाँ पे अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनके बारे में डिटेल्स होगा। फिर जो आर्किटेक्ट है उसका एड्रेस, डेवलपर का नाम और पता, जितने टेनेंट का घर बनाना है उनके विषय में जानकारी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितने घर उन्हें बनाने हैं। फिर जो डेवलपर्स का फर्म है पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरी है मतलब खुद का है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, उसके बारे में डिटेल्स देना है। फिर उस फर्म का मेमोरेंडम, एसोसिएशन का मेमोरेंडम और आर्टिकल, एसोसिएशन का आर्टिकल और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, यदि उनका पार्टनरशिप है कंपनी में तो पार्टनरशिप डीड देना पड़ेगा। फिर 9th में है इनका ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट है IT रिटर्न्स का 3 वर्ष का, कि 3 वर्ष में इनका IT रिटर्न्स क्या है, कि इनके पास ये डेवलप करने की क्षमता है या नहीं है। फिर उसके बाद 10वें पॉइंट में आएगा जो भी फंड रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहैब टेनामेंट्स, नंबर ऑफ रिहैब टेनामेंट्स एंड और कॉस्ट ऑफ 1 टेनामेंट। अब इसके अंदर जो भी टेनामेंट्स है, कितने टेनामेंट्स है और एक टेनामेंट के पीछे कितना कॉस्ट आ रहा है, उसका नंबर ऑफ टेनामेंट इंटू ₹264,000
मतलब एक टेनामेंट के पीछे 2,64,000 जो कॉस्ट है इनटू जितने टेनामेंट है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर उसका जो भी अमाउंट आएगा उसका 20% अमाउंट का इनिशियल बनाना पड़ेगा। इसका 20% इतना होता है और 20% उनके पास फंड अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है, उस चीज़ का उनको प्रूफ देना पड़ेगा, भाई इतने पैसे मेरे पास अवेलेबल है 20%। फिर उसके बाद उनको प्लान बताना पड़ेगा कि बाकी के 80% जो उन्हें फंड यूटिलाइज करने हैं उसके विषय में फॉलोइंग सोर्सेज कि आप किस तरह से 80% जो फंडिंग है वो जमा करेंगे और प्रोजेक्ट में लगा के प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये है एनेक्सर 3 यानी कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर। उसके नीचे कंपनी की जो भी सीए उनकी साइन, उस और फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है या डेवलपर है या बिल्डर है उनकी सिग्नेचर, उनकी कंपनी की सील लगेगी। ये जमा होगा अकाउंट डिपार्टमेंट में, और इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट वाले। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई यहाँ पे मात्र 20% के पैसे क्यों लिए गए, 20% के बारे में डिटेल्स क्यों लिए गए? कम से कम 50% रखना चाहिए था ना, क्योंकि 50% जब होगा तो कम से कम प्रोजेक्ट का, और ये 20% किसके लिए? प्रोजेक्ट के नहीं है। जो टेनामेंट आपके हैं वो पर टेनामेंट 2,64,000 इंटू टोटल टेनामेंट, वो जो अमाउंट आएगा उसका 20% आपको मतलब ये यहाँ पे सीधी बात है, टोटल डेवलपर्स की फेवर में बनाई गई है। एक डेवलपर्स जिन्होंने कोई काम नहीं किया मुंबई में, एक बिल्डिंग नहीं बड़ी खड़ी की है, वो इशारे में डेवलपर्स हैं और उनका एनेक्सर 3 मान्य कर लिया जाता है, उनका एनेक्सर 3 मान्य कर लिया जाता है। ये बड़ी गंभीर विषय है। इसमें होते क्या है? अब जैसे इसका पॉइंट नंबर 10 का डी, 10th का डी, उसमें बताया कि 80% जो आगे का है उसका क्या प्लान है आपका। मतलब वहाँ प्लान पूछ रही है कि भैया 80% जो पैसे आपको लगाने हैं, जो टेनामेंट हैं उस पर 20% तो जो इनिशियल अमाउंट है उस पर 20% निकाला। अब उस 20% में से 80% उस इनिशियल अमाउंट का कैसे जमा करेंगे, कैसे इसको लाएंगे, उसके सोर्सेज बताइए। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ये एक एरिया का मैटर नहीं है, ये हर एरिया में यही चलता है। अब डेवलपर्स क्या करते हैं, ये दिखा देंगे कि भैया इतने टेनामेंट से इतने का 20% इतना मेरे बैंक में जमा है और 80% का हम ये करेंगे। लेकिन कोई भी डेवलपर्स अपने खुद के पैसे लगा के डेवलपमेंट नहीं करता है। किस चीज़ को आप जानिए, ये आपकी ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, जबकि मॉर्गेज करने का कोई प्रोविज़न एसआरए में नहीं है। मॉर्गेज करने का कोई भी प्रोविज़न एसआरए में नहीं है, फिर भी ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं। और मॉर्गेज करने के बाद होता क्या है? ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे एविडेंस है जहाँ पे मॉर्गेज करने के बाद बिल्डर टर्मिनेट हो गए हैं, एरिया के लोग बिखर गए हैं, वहाँ के लोग 20-20 साल से उन लोगों को घर नहीं मिला है, ना भाड़े मिल रहे हैं। आए समझ में दोस्तों? एनेक्सर 3, ये एनेक्सर 3। अब इसके अंदर मुझे बताइए, सर्कुलर 2 का इसमें एक उल्लेख ही नहीं किया गया है। सर्कुलर 2 का उल्लेख नहीं किया कि भैया आपने मुंबई में कहाँ कहाँ काम किए हैं, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है, आपका जो इस एरिया है, आपका जो एरिया है प्लॉट एरिया कितने मतलब प्लॉट एरिया पे काम कर रहे हैं, उसका 25% आपने कहीं मुंबई में डेवलपमेंट किया है या नहीं। अब सर्कुलर अलग है, लेकिन एनेक्सर 3 में वो कॉलम नहीं दिया गया है। अब इसका फ़ायदा उठाते हैं डेवलपर्स, बस वहाँ डाल दी। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ डेवलपर बन जाता है। इसके लिए लोगों की हाल हो रहे, लोग बेघर हो रहे, लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे।
यहाँ पे आपने बता दिया कि एक टेनामेंट की 2,64,000 कंस्ट्रक्शन चार्जेस आपने बताया, लेकिन आपने भाड़े के विषय में जिक्र ही नहीं किया है। एनेक्स 3 में भाड़े के विषय में आप 20% उन्होंने बताया कि मैं ये कंस्ट्रक्शन करूंगा, लेकिन 20% के लोगों के कंस्ट्रक्शन के बाद जो 20% लोगों को वहाँ से इविक्शन करना पड़ेगा और उनको रिहेबिल करना पड़ेगा, वो या तो ट्रांजिट अकोमोडेशन हो या फिर रेंट पे। तो ट्रांजिट को तो भाई सरकार भूल ही चुकी है, ट्रांजिट कैम्प के लिए। तो वहाँ पे इनको भाड़े के लिए तो ये चीज़ पता है नहीं है कि भैया भाड़े के संबंध में क्या। तो भाड़े के संबंध में भी आपको बताना चाहिए था कि भैया इतने भाड़े इतने पेमेंट को, तो ये भाड़े का क्या। तो एनेक्स 3 टोटल डेवलपर्स के फेवर में सरकार ने बनाया है, जिसका फ़ायदा बिल्डर लॉबी पूरा ले रहे हैं और झोपड़ी धारकों का मर होना है। अब बताइए इसके अंदर है क्या कॉन्फिडेंशियल जैसी चीज़, मुझे बताइए। इसलिए कॉन्फिडेंशियल जैसी चीज़ें क्या है मुझे बताइए इसके अंदर। क्या वो सोसाइटी का जो नाम है वो कॉन्फिडेंशियल है, सोसाइटी का एड्रेस कॉन्फिडेंशियल है, या आर्किटेक्ट का नाम कॉन्फिडेंशियल है, या बिल्डर का नाम और एड्रेस कॉन्फिडेंशियल है, या इनके 3 साल की स्टेटमेंट कॉन्फिडेंशियल है, या इनके जो 2,60,000 से कितने पैसे 20% कितने होते ये कॉन्फिडेंशियल है, या 20% का जो इन्होंने एविडेंस दिया है कि भाई मेरे पास पैसे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, या 80% के सोर्सेज बता रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। और इसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बताइए। कॉन्फिडेंशियल जैसी चीज़ कोई नहीं दिखा रही है। अब रह गया स्टेटमेंट की बात, जो इनके 3 साल के आईटी रिटर्न्स है। आईटी रिटर्न्स आपने भरा है, सरकार के यहाँ पे डाला है, वो आईटी रिटर्न तो संसद में भी सबमिट कर सकते हैं, विधानसभा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल कैसे है। यदि मुझे कोई प्लॉट बेचना है और मैं जिस बंदे को प्लॉट बेचूं या घर बेचूं, तो मैं पहले तहकीकात करूं ना भैया ये पूरा पैसा देगा या नहीं देगा या नहीं। तकलीफ ये है सरकार ने यहाँ पे खुली छूट दी है बिल्डरों को के लिए, एक बिजनेस बनाया। ये बिल्डरों के माध्यम से बिजनेस बनाया हुआ है, वो भी सर्कुलर के बारे में बताऊंगा समय आने पे। ये धंधा बनाया बिजनेस कि बिल्डरों को उसका बेनिफिट हो। अब मुझे बताइए जहाँ पे 500 टेनेंट या 200 टेनेंट अफेक्टेड है, क्या 200 लोगों को ये अधिकार नहीं है? ये अधिकार नहीं है कि वो जाने कि वो जो डेवलपर्स आए क्या उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो फिर डेवलपर टर्मिनेट क्यों होते हैं, ब्लैक लिस्टेड क्यों होते हैं, क्या कारण है कि प्रोजेक्ट रखड़ जाता है, रुका हुआ रहता है, प्रलंबित रहता है। ये तो सीओ सारे जवाब देंगे इसका जवाब सीओ सारे देंगे कि आप अपने सर्कुलर का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या कहा था, सर्कुलर में क्या कहा है कि जो भी डेवलपर्स पिछले 5 साल में जो क्षेत्र डेवलप करना चाहता है, यदि उसने 25% डेवलप नहीं किया है तो डेवलपमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। सर्कुलर 2 इंडिकेट करता है। सर्कुलर 3 में अपना एनेक्स 3 में क्यों नहीं आया, ये सीओ एसआर जवाब दे या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जवाब दे इसका। भैया अध्यक्ष है ना आप एसआर के, आप एसआर के अध्यक्ष है ना। आप बोल रहे हैं ना कि जब से हम आए हम राज्य की स्थिति को सुधार रहे हैं, लेकिन एसआर की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है सर, कोई सुधार नहीं आ रहा है, उल्टा स्थिति बिगड़ती गई है। 2014 से स्थिति बिगड़ गई है। 2014 के बाद तो भी ठीक था, 2014 के पहले तो भी ठीक था। तब लोगों में, अधिकारियों में लोगों का डर था, अधिकारियों को कंप्लेंट से डर लगता था। आज के टाइम पे उन्हें कोई डर नहीं लगता है। आज के टाइम पे तो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं। क्या ये सीएम साहब को पता नहीं है? क्या ये बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं है कि किसी भी कोड का उल्लंघन करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है।
फिर भी ये उल्लंघन करते हैं। 38 के माध्यम से करते हैं, भाड़े के मैटर्स पे करते हैं। आजकल ये अधिकारी तो ये भी कहते हैं हाई कोर्ट में जो ऑर्डर्स आता है वो पर्टिकुलर एक आदमी को लगता है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये प्रत्येक जो एडवोकेट्स होते हैं जब केस लड़ते हैं तो दुनिया भर के जो केसेस हुए उनका हवाला क्यों देते हैं, साइटेशंस क्यों लगाते हैं, और कोर्ट उसको मान्य क्यों करता है? कोर्ट उसको मान्य क्यों करता है? तो ये अधिकारियों को लागू नहीं होता है? मतलब अधिकारियों का अलग कानून, कोर्ट का अलग कानून और राज्य का अलग कानून। मतलब इन्होंने कानून को ही बांट दिया। टोटल नाइंसाफी चल रही है। मैं इसीलिए बताया एनेक्सर 3, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी मैं कोई मुझे फ़ोन करता है या बातचीत होती है, मैंने उसको एक ही पहले पूछता हूँ कि एनेक्सर 2 में आपका नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो स्टेटस क्या है उसका, पात्र है या अपात्र है। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि नहीं अभी एनेक्सर 1 आया है, एनेक्सर 1 में मेरा नाम है। अब मुझे ये तब समझ में नहीं आता, एनेक्सर 1 तो स्टेटस ऑफ लैंड है, उसमें तो झोपड़ी धारकों का कोई मतलब ही नहीं नाम का, तो आपका नाम कैसे आएगा उसमें? तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। इसके लिए मैंने बोला पहले एनेक्सर समझिए। एनेक्सर्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के एनेक्सर्स होते हैं। आज हमारा जो अध्याय चालू है, तीसरा एनेक्सर 3 का चालू है। पहला एनेक्सर में आपने क्या सीखा था? पहले अध्याय में क्या सीखा था? पहला एनेक्सर 1 है स्टेटस ऑफ लैंड। लैंड की स्थिति क्या, लैंड कौन किसकी है, लैंड इस्लाम डिक्लेयर्ड है या नहीं, लैंड पे कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनेक्सर 1 में ये चीज़ डाली नहीं गई है। जो ज़मीन है आपकी वो इस्लाम कब डिक्लेयर्ड हुई, वो इस्लाम किस प्रकार का है, डिक्लेयर्ड इस्लाम है, नोटिफाइड इस्लाम है या सेंसस इस्लाम है, ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद आ गया एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में आपका झोपड़ी धारकों की यादी है। एनेक्सर 2 मतलब क्या? झोपड़ी धारकों की यादी। अब जब भी कोई आपको पूछे कि भैया आपका नाम एनेक्सर 2 में है, तो आप एनेक्सर 2 की बात करिए, एनेक्सर 1 नहीं। एनेक्सर 1 आपका नहीं, क्योंकि ये बातें आती कहाँ से हैं? ये जो सोसाइटी के, जो स्वयं घोषित सोसाइटी के लोग बैठते हैं, जिन्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता, एसआरए के बारे में कुछ नहीं पता, वो लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालते हैं कि भाई एनेक्सर 1 में आपका नाम आ गया है, एनेक्सर 2 में चढ़ जाएगा। भाई एनेक्सर 2 में तो झोपड़ी धारक का नाम ही नहीं होता है, तो कहाँ से चढ़ जाएगा एनेक्सर 2 में? ये मूर्ख आदमी दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई हम एनेक्सर्स की बात करेंगे। पहले एनेक्सर समझ लीजिए। आपके दिमाग में अगर एनेक्सर्स आ गए कि एनेक्सर्स कितने प्रकार के हैं, क्या है, उसकी स्क्रूटनी कौन करता है। अब ये एनेक्सर 3 है, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल जैसी चीजें हैं? एनेक्सर 3 से, एनेक्सर 3 ये निर्धारित करता है लोगों का भविष्य। अगर ये लोगों का भविष्य निर्धारित करता है, लोगों का, एक का नहीं, लोगों का यानी जनहित में आया, तो कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ने जानबूझ के, सरकार ने इसको गोपनीय करके रखा है ताकि ये किसी को पता नहीं चले। इवन एनेक्सर 3 तो सोसाइटी को भी देना चाहिए। सोसाइटी भी तो देखिए बिल्डर की कैपेबिलिटी क्या है, क्या सोसाइटी को भी अधिकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे छल किया गया है लोगों के साथ में। सरकार ने छल किया है कि कानून बनाते समय इसको गोपनीय नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप आईटी रिटर्न मत दीजिए ना, उसमें आईटी रिटर्न थोड़ा लिखने को बोला है, उसमें आईटी रिटर्न सबमिट करने को बोला है। आईटी रिटर्न की कॉपी मत दीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों देखिए कि 20% कितना होता है, 20% का आपका क्या आधार है कि भाई आपके पास अवेलेबल है, यानी उसका प्रूफ क्या है। फिर उसके बाद 80% कहाँ से आप जनरेट करेंगे, ये सब चीज़ें दे सकते हैं ना। अब ये कॉन्फिडेंशियल कैसे, जो भविष्य होता है कॉन्फिडेंशियल कैसे होगा? क्योंकि मैं 80% की व्यवस्था कहाँ से करूँगा, सोर्सेज क्या है, तो भविष्य हो गए। तो
तो भविष्य को इन्होंने कॉन्फिडेंशियल गोपनीय कर दिया। मतलब ये बिल्डर के भविष्य की वजह से लोगों के भविष्य अंधकार में चले जा रहे हैं। ये खाली सरकार की इस दकियानुसी कानून की वजह से। लोगों को बताना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनकी बिल्डर की कैपेबिलिटी क्या। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा भैया? मेरा क्षेत्र डेवलप करने आया तो मुझे ही नहीं मालूम पड़ा। कम से कम मैं तो बोलता हूँ इसमें कौन जो मेंबर्स है सोसाइटी के, उनके लिए तो ओपन करना चाहिए, वो भी नहीं। यहाँ सरकार ने छल किया, बहुत बड़ा छल किया, जिसने भी बनाया छल किया है। तो दोस्तों ये हो गया एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 के अंदर जो गलतियाँ थी हमने बताया। इस एनेक्सर 3 में भी इन्होंने जो भी 25% डेवलपमेंट करना है, ये चीज़ें भी इन्होंने नहीं किया कि इसका डिटेल दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया है। ये डालना चाहिए एनेक्सर 3 में, क्यों नहीं डाला? सिर्फ कितने टेनामेंट को आप बना के देंगे, वो टेनामेंट मतलब वो तो सबको मालूम होता है, एनेक्सर मालूम पड़ जाता है इतना टेनामेंट है, इतना बनाना है, उसकी क्या जरूरत है? तो दोस्तों ये गलत हुआ है। एनेक्सर 3 टोटल गलत है। एनेक्सर 3 में सुधार लाना चाहिए सरकार को, और इसे पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल से हटाना चाहिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं है। सेक्शन 9 इसमें लगता है सेपरेशन, पृथक्करण, तो ये चीज़ें। अब दोस्तों चलो हम आ जाते हैं आपकी बातों पे। हमारे 3 एनेक्सर्स हो गए, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। अब इसमें आप समझे या नहीं समझे, मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्या समझा। एनेक्सर 1 का मतलब क्या, एनेक्सर 2 का मतलब क्या, एनेक्सर 3 का मतलब। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं समझूंगा इसमें से कौन जागरूक है और कौन इस चीज़ को सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहा है। तो क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो मुझे भी एग्ज़ाम लेने में मज़ा आएगा। तो देखना, चलिए देखना है कौन कौन कमेंट्स करके बताता है कि एनेक्सर 1 का मतलब क्या है, सिर्फ किसके लिए। एनेक्सर 2 जैसे झोपड़ी धारकों की यादी, तो ये एनेक्सर 1 किसके लिए, एनेक्सर 2 किसके लिए, एनेक्सर 3 किसके लिए। ये तीनों का कमेंट मुझे कल बताइए कितने लोग हैं जो जागरूक हुए, मैं जानना चाहता हूँ। अब ड्राफ्ट एनेक्सर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ड्राफ्ट एनेक्सर 2 सोसाइटी, पहले क्या होता था, पहले एक सोसाइटी प्रोविजनल लिस्ट देती थी डिपार्टमेंट को कि भाई ये हमारे मेंबर्स हैं, बराबर है। अब क्या हो गया है, अब मेंबर्स के अलावा पहले बायोमेट्रिक होगा। सोसाइटी जब फॉर्म होगी, एक प्रोविजनल सोसाइटी अपना प्रपोज सोसाइटी बनेगी, वहाँ बायोमेट्रिक होगा। तो बायोमेट्रिक अपना पूरा बायोमेट्रिक काम करता है, नंबरिंग करता है, नाम डालता है, उसके डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनकी पात्रता के लिए भेजा जाता है। जब वो चीज़ की यादी बनती है एनेक्सस 2 की, तो वो अपूर्ण यादी होती है, जिसको बोलते हैं प्रारूप, जिसको बोलते हैं प्रारूप। आप उसको प्रोविजनल भी बोल सकते हैं, ड्राफ्ट एनेक्सर 2 भी बोल सकते हैं। अब वो जब यादी तैयार हो जाती है तो उसे डिपार्टमेंट, उसमें जो जो अपात्र आदमी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, उनकी सबकी लिस्ट बनाई जाती है और सोसाइटी के ऑफिस में दी जाती है। सोसाइटी के ऑफिस को इंटीमेशन किया जाता है, इसी सोसाइटी की नोटिस बोर्ड पे लगाइए। इसमें जो जो व्यक्ति अपात्र है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फलान दिन पे ये तारीख को हियरिंग रखी है, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जिससे आपकी पात्रता निश्चित की जाए। ये रूल है। और जब प्रोविजनल यादी सबमिट की जाती है तो वहाँ पे एक पब्लिकेशन किया जाता है एरिया के अंदर कि किसी व्यक्ति को भी अगर इस एनेक्सर 2 से कोई प्रॉब्लम्स है तो आपका मत या सुझाव जो भी इस तारीख तक आप सबमिट करें। लेकिन डिपार्टमेंट नहीं करता है, जबकि मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं करता। इसको सुझाव, मत और सुझाव आने के बाद उस पर हियरिंग दी जाती है, सुनवाई की जाती है। उस सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि एनेक्सर 2 के बारे में क्या करना है। यहाँ पे वो अधिकार भी लोगों का हनन किया गया, कहीं पे कोई पब्लिकेशंस नहीं होते हैं
अपनी मनमानी की जा रही है, अपना जो भी मनसा है लोगों पे थोपी जा रही है। तो आज ये चीज़ चल रही है। अब इस चीज़ में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ड्राफ्ट एनेक्सल 2 का ये क्लियरेंस हो जाता है, लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करें या नहीं करें, वो डायरेक्टरी को हियरिंग लगे, उसके बाद उसी एनेक्सल को फाइनल कर दिया जाता है। तब वो फाइनल एनेक्सल 2 बोला जाता है एनेक्सल 2 परिशिष्ट 2। और जो अधूरा होता है, पहले जो ड्राफ्ट बनाया जाता है, जैसे आप एक कहते हैं ना सैंपल बनाते, कोई चीज़ भी रफ करते ना, तो रफ को ड्राफ्ट एनेक्सल 2 बनाया जाता है। और ड्राफ्ट एनेक्सल 2 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब वो फाइनल एनेक्सल 2 आ जाता है। ड्राफ्ट एनेक्सल 2 में सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि ड्राफ्ट एनेक्सल 2 और ओरिजिनल एनेक्सल 2, मूल एनेक्सल 2 में के अंदर बदलाव क्या हुए हैं। क्योंकि आपने कभी एनेक्सल 2 निकाला, पूरा निकाला है या पता नहीं, लेकिन अगर जिसने पूरा निकाला है तो आपने ड्राफ्ट एनेक्सल 2 निकाला ही नहीं होगा। ड्राफ्ट एनेक्सल 2 में देखेंगे कि भाई सबके नाम बराबर है, किसी के नाम चेंज तो नहीं किए गए, नहीं चेंज किए गए तो वहाँ भी प्रोविजन है, उसकी भी हियरिंग लगेगी। तो उस हियरिंग के बाद ही नाम चेंज कर सकते हैं। कंपनी अथॉरिटी बिना किसी को नोटिस दिए किसी का नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। आज कंपनी अथॉरिटी के यहाँ पे दुकानें खुली हुई है, किसी की भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ही है, हमारे दोस्त भी समझिए, हमारे जितने दर्शक हैं हमारे दोस्त हैं। तो उनका अंधेरी में मैटर्स है, उनके नाम पे एनेक्सस था, एनेक्सल 2 में उनका नाम था, डॉक्यूमेंट दादाजी का था। अब उनकी जो चचेरे भाई हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि भाई ये मेरे चचेरे भाई ने नोटराइज एनओसी बनाया, इसके ऊपर मेरा नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और कंपनी अथॉरिटी में वो नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे उल्लंघन हुआ है सर्कुलर 152 का। तो कंपनी अथॉरिटी आजकल ये भी काम कर रहे हैं, बोगस काम ज़्यादा हो रहे हैं, डिपार्टमेंट में बोगस काम ज़्यादा हो रहे हैं। इन चीज़ों पे नकेल कसना है, क्योंकि वो बोगस काम की वजह से एक जो पीड़ित व्यक्ति है, जो ओरिजिनल है, जिसके सब डॉक्यूमेंट है, वो परेशान होता है डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हुए। प्रॉब्लम ये है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको, अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। क्या इस मैटर में हम क्रांति नहीं ला सकते? क्या इस मैटर में ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें हम इंकलाब की आवाज़ नहीं दे सकते? आप बताइएगा मुझे, कितने लोग तैयार हैं इस क्रांति के लिए? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो 2000 से ही कर रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं अकेला था। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज आपका साथ है मेरे साथ। वो कहते ना, मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बन गया। तो दोस्तों आप भी तो मुझसे जुड़े ना, और भी लोग जुड़ रहे हैं ना। तो क्या हम मिलके ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर से जो करप्शन का कम से कम पहले शुरुआत करते इशारे से, ये जो करप्शन का दानव जो मुंह फाड़ के खड़ा है, क्या इसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते? तो दोस्तों एक क्रांति फिर से होनी चाहिए, ये क्रांति होनी चाहिए। हमें कोई यहाँ पे धांधली नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम इवन आंदोलन भी करेंगे तो प्यार मोहब्बत से करेंगे, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हम राष्ट्र की संपत्ति के अंदर एक कंकड़ भी अगर तोड़ते हैं ना, तो हमारी संपत्ति का नुकसान होता है, और उसी को हमें बचाना है। हमें प्यार मोहब्बत से आंदोलन हो, मोर्चा हो, सब करेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हम तैयारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। एक जन सैलाब आएगा, एक जन सैलाब आएगा, और वो जन सैलाब ये पूरा महाराष्ट्र देखेगा कि आखिर ये झोपड़ी धारा घरों के बाहर क्यों निकले। हमारे यहाँ सिर्फ एक है, हम
किसी का काम नहीं करते हैं। हम जिसका मैटर है उसी को लड़ता है, उसी को हम बताते हैं आपको क्या करना है। हम किसी की टोपी अपने सर नहीं रखते, जिसकी टोपी उसी के सर, क्योंकि आपके सर की टोपी आपके सर पे शोभा दिखती है और आपकी टोपी आपके सर पे नहीं। हम मार्गदर्शन करेंगे आपकी जीत तक, जो हकीकत में पीड़ित है। तो दोस्तों, वीडियोस बहुत लंबी हो रहे हैं, मैं बातें करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग सब सामने बैठे हैं। मुझे ऑनलाइन का बराबर अभ्यास नहीं है, नहीं तो मैं हफ्ते में एक बार फिर ऑनलाइन भी आऊँगा। मैं उसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ, और ऑनलाइन अगर चालू हुए तो हफ्ते में कम से कम एक रूबरू हो जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 से आपने क्या सीखा और ये एनेक्चर किस लिए है और इसकी स्क्रूटनी कौन करता है, इसका कमेंट्स कौन देता है, मैं देखता हूँ। देखिए कौन कौन जागरूक हुआ। तो दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, आपका अपना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनेक्चर 4 के विषय में जानते हैं और जो भी बारीकियां हैं इस सारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।